बच्चों का ब्रेन वॉश क्या स्कूलों के जरिए किया जा रहा है? इंटेलिजेंस इनपुट और क्या है? ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जहां से सज्जाद भट्ट पढ़ा, जहां के 13 बच्चे आतंकी संगठन में शामिल हो गए हैं? आपको बताऊं राशिद, ये बहुत बड़ा खुलासा है और किस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी जो हैं संगठन जो हैं वो कश्मीर में युवाओं को एक टीन एज से ही शुरू कर लेते हैं बरगलाना और उनके ब्रेन वॉश करके उनको इस्तेमाल किया जाता है एक टूल की तरह आतंकवाद के लिए, खून खराबे के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए। यही एक बड़ा खुलासा हुआ है कि दक्षिणी कश्मीर के एक रिलीजियस जो स्कूल है, जो जिस तरह से मदरसे और इस्लामिक स्कूल वहाँ पे चलते हैं, उसी में से एक जो है इसमें सामने आया है जिसमें 13 आतंकी ट्रेनिंग ले चुके हैं और उसी में सज्जाद भट्ट भी जो है, आपको बता दूं कि ये शामिल है और इसी तरह के सज्जाद भट्ट के साथ उसके कई साथी वहां पर ट्रेनिंग ले चुके हैं या फिर बहुत चौंकाने वाली बात है। अजय अपनी बात आप आगे बढ़ाएंगे। मेजर मोहम्मद अली शाह, अगर पहलगाम में, कुलगाम में, अनंतनाग में, दक्षिणी कश्मीर में यह कहा जा रहा था कि आतंकी रीढ़ तोड़ दी गई है 370 के बाद, जैसे ऑपरेशन ऑल आउट चला था, कहा यह गया था कि इंडियन आर्मी ने और आर्मी के साथ ही साथ एनएसए अजीत डोभाल ने बहुत पक्की वाली रणनीति बनाई है। लेकिन अगर स्कूलों का सहारा लिया जा रहा है आतंकी कैंप में भर्ती कराने के लिए, यह कितनी खतरनाक स्थिति है? भाई बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसी विषय के ऊपर मैंने फरवरी 2019 पिछले साल जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स हुए थे, जब पुलवामा में हमला हुआ था, उसके बाद मैंने एक खत लिखा था, एन ओपन लेटर टू जैश मोहम्मद टेररिस्ट आउटफिट, जो कि सोशल मीडिया पे उसके 10,000 मिलियन से ज्यादा शेयर हुए। यानी कि दुनिया भर में तकरीबन मोटे तौर पे, अनुमान तौर पे बहुत लोगों ने शेयर किया और वो इंडिया टुडे, ट्रेंड, आपके चैनल, हर एक मिनट, एक और बड़ी खबर, एक और बहुत बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। ये बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों ने रामबाग इलाके में आतंकियों को घेर दिया है। पुलिस और सीआरपीएफ का ऑपरेशन जारी है। ये रामबाग एनकाउंटर और ऑपरेशन के बारे में अजय जांडिया, लाइव रिपोर्ट। अजय जांडियाल, आपको बता दूं कि रामबाग में सुबह जो है एनकाउंटर शुरू हुआ था। बीती रात सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि रामबाग में कुछ आतंकी छुपे हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। मगर सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे का वक्त था जब पहली रोशनी में इस ऑपरेशन को और तेज किया गया। तो आतंकी जो अंदर छुपे हुए थे, जो माना जा रहा है कि एक आतंकी जो है फॉरेन टेररिस्ट है, उसने अचानक से सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद तो ये पुख्ता हो गया था कि इस जगह पर, इस बिल्डिंग में आतंकी हैं और पूरे इलाके को घेरा गया है। सीआरपीएफ, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इस ऑपरेशन को खत्म करने में लगी हुई है और मौजूद आतंकियों को मार गिराने के लिए प्रयास जारी है। चूंकि पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर रहा है क्योंकि चीन से उसे शय मिल रही है और इसीलिए भारत ने यह कह दिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इन्फोग्राफिक तुरंत ही ऑन एयर किए जाएं। क्यों हम ये कह रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और चीन को कैसे घेरा गया है? अगर पाकिस्तान में हरकत हिमाकत चीन कर रहा है तो गलवान में हमने क्या किया? गलवान में हमने पीछे किया चीन को, पेंगोंग में हमने हरा दिया चीन को। ब्लैक टॉप हमारा है, हेलमेट टॉप हमारा है, कब्जा हमने वाकई में बरकरार रखा। और हाँ, हमने एक तरफा वार नहीं किया है। हमने चाइना के ऐप्स बैन कर दिए, लगभग 250 ऐप्स पर हमने बैन लगा दिया। साउथ चाइना सी में हमने अपना वर्चस्व दिखा दिया। रशिया के साथ में जितना रक्षा सौदा हुआ और इसके अलावा जितने भी अमेरिका के साथ में रक्षा सौदे हुए हैं, इन सभी के जरिए हमने ये बता दिया कि जितने भी दुनिया के बड़े मुल्क हैं वो हमारे साथ में हैं। लेकिन हाँ, हमने आपको एलओसी की खबर दिखाई, एलएसी पर हमने आपको वो सेक्टर दिखाया जहां पर पूर्वी लद्दाख वाला इलाका है। लेकिन क्या होता है ना, पूर्वी लद्दाख से जब हम चीन को भगाते हैं, चीन आ जाता है अरुणाचल की तरफ और सिक्किम की तरफ, यानी पूर्वी सेक्टर की तरफ। अगला दिखाएं। लेकिन हमने ये कह दिया है अरुणाचल हमारा था, है और रहेगा, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, अरुणाचल प्रदेश को आप देख सकते हैं इस पूरी तस्वीर में, सिक्किम, तिब्बत, नेपाल, भूटान, भारत, जम्मू कश्मीर, चीन, पीओके, और इनमें अलग अलग सेक्टर आपको नजर आएंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि सेंट्रल सेक्टर, यानी जहां पर उत्तराखंड और हिमाचल है, 545 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा एलएसी। फिर पश्चिमी सेक्टर पर जब आप आते हैं, सबसे लंबी सीमा एलएसी यहीं से गुजरती है, 1570 किलोमीटर की, यानी पूर्वी लद्दाख का इलाका। फिर पूर्वी सेक्टर आता है, ईस्टर्न सेक्टर यानी 1325 किलोमीटर की एलएसी, और यहीं पर यह कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश पर ही बार बार दबाव बनाने की कोशिश करता है चीन, जब उसे पूर्वी लद्दाख में मुंह की खानी पड़ती है, जब गलवान में हारता है, पेंगोंग में हारता है और उसे यह लगता है कि दौलत बेग ओल्डी तक पहुंच नहीं पाएगा।
यहाँ पर आपको अक्साई चिन्ह भी नजर आएगा। मैकमोहन रेखा हम आपको दिखा रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर यानी सियाचिन ग्लेशियर ठीक जो पूर्वी लद्दाख के साथ अक्साई चिन्ह के साथ, माफ कीजिएगा, लगा हुआ एलओसी का इलाका है ना, वहां पर सियाचिन ग्लेशियर आ जाता है। और इसके अलावा आपको मैप में उत्तराखंड भी नजर आ रहा है। लेकिन कर्नल शिवदान, क्या हमने ये बता दिया है कि अलग अलग सेक्टर में जब भी आने की कोशिश करोगे तो हम सिर्फ और सिर्फ फौज की तादाद में नहीं, हमने टैक्टिकल घेराव करना भी जान लिया है, आर्मी नेवी एयरफोर्स के जरिए भी, एप्स के बैन के जरिए भी। और अगर दिमाग से तुम किसी भी तरह का माउंटेन वॉरफेयर में आओगे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में आओगे, डिजिटल वॉरफेयर में आओगे, हाइब्रिड वॉरफेयर में आओगे तो मुंह की खाओगे कि हमने ये बता दिया है। कर्नल शिवदान, 1947 में जब हम आजाद हुए तो उस वक्त हमारे इन क्षेत्रों में संचार व्यवस्था बिल्कुल जीरो थी। हमारा कोई रोड कम्युनिकेशन नहीं था। हमारा वहां पर इस तरह की टनल वगैरह बनाई गई हैं, इस तरह का कोई इंतजाम वहां पर नहीं था। इसलिए हमारी सेनाओं को वहां पर पहुंचने में बहुत दिक्कत होती थी, जिसका फायदा उठा करके सन 62 के अंदर से पहले चीन ने पूरे अक्साई चिन एरिया को कब्जे में कर लिया। मगर इसके बाद अभी पिछले कुछ दिनों में भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो जोर दिया है, उसके द्वारा हर जगह रोड कम्युनिकेशन को पहुंचाया गया है और टनल्स वगैरह से उस रोड कम्युनिकेशन में आने वाली रुकावटों को दूर किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से चीन पर हमने साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल दिया है कि इस वक्त हमारी आर्मी कभी भी कहीं पर भी कर्नल संतपाल राघव, बस मुझे ये बता दें कि 1.25 घंटे के बाद चुशूल में मीटिंग शुरू होने वाली है। आपको उम्मीद क्या है? बेनतीजा या कोई ऐसा नतीजा ठोस जो भारत के लिए कारगर रहेगा? जो चाइना का गिड़गिड़ाना है और वो ये है कि आप ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और जो स्ट्रेटेजिक हाइट है आप इससे हट जाइए। इंडिया ये कहता है कि आप डी एस्केलेट करिए, डी एंगेज किए, फर्स्ट कम फर्स्ट गो पे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और चाइना जो है वो टाइम गेन कर रहा है। ठीक है, बेसिकली वो टाइम ड्रैग कर रहा है और इंडिया जो है हर स्थिति में मजबूत है और बड़ी बोल्ड आवाज से इसका सामना कर रहा है, अपनी बात पे अडिग है। तो आप ये देखिएगा कि ये जो मैं समझता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इंडिया अपने स्टैंड जो लिया है पूरे विश्व के सामने, उससे कभी यू टर्न नहीं लेगा। ठीक, नहीं लेता। और मुझे इससे पहले कि ब्रेक लेना पड़े, अजय जांडियाल से बहुत छोटा सा एक सवाल होगा। अजय जांडियाल, आपने पाकिस्तान की फौज की एक चिट्ठी हम तक पहुंचाई थी। चिट्ठी में लिखा था कि भारत की फौज पाकिस्तान की फौज को इतना मार रही है कि रावलपिंडी हेडक्वार्टर से गुजारिश करनी पड़ रही कि हमें अस्पताल दो, डॉक्टर दो, हमें मेडिकल फैसिलिटी दो। अब ये बताएं कि रावलपिंडी हेडक्वार्टर का कोई रिएक्शन आया नहीं आया अब तक? देखिए राशिद, एक सबसे बड़ी बात यह थी कि इस तरह की चीज़ें कभी देखी नहीं जाती किसी भी सेना में कि एक सेना को हेडक्वार्टर में चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान सेना हो या पाकिस्तान सरकार, उनका बुरा हाल है। मगर अगर बात की जाए तो आपको बता दूं कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से अपनी बेशक इन चिट्ठियों के जरिए मदद मांगी जा रही है आला कमान से, हेडक्वार्टर से, मगर एलओसी पर लगातार फायरिंग की जा रही है, एलओसी पर लगातार हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। जो सूचना है आईएसआई लगातार चाहती है। अजय जांडियाल, आपका कर्नल शिवदान, मेजर मोहम्मद अली शाह, कर्नल संतपाल राघव, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। आगे भी आपके साथ में हम जुड़ेंगे, लेकिन ठीक 12 बजे चुशूल में जो बातचीत शुरू होने वाली है, इससे भारत को क्या मिलने वाला है, भारत के लिए कितनी कारगर ये वार्ता होने जा रही है, ये तो हम आपको बताएंगे। और भारत का स्टांस कितना स्ट्रिक्ट है, इसके बारे में भी आगे हम आप तक रिपोर्ट पहुंचाएंगे।